हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमारा जो यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास चल रहा था, उसमें हमने चंद और कुमाऊँ को कंप्लीट कर रहे थे और इसी क्रम में यहाँ आगे बढ़ते हुए यहाँ हमने फतेहपति शाह को कंप्लीट कर दिया था और यहाँ पे उपेंद्र शाह के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा है, प्रदीप शाह के बारे में आज जो बात करेंगे, प्रदीप शाह के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने उद्योग चंद के बारे में पढ़ा था कि उद्योग चंद के टाइम पर क्या-क्या हुआ था, इसके बारे में घटना हुई थी। तो सबसे पहले हमारी जो ये सबसे मेन पॉइंट है कि उदय चंद के टाइम पर ही क्या हुआ था, डोटी जो नेपाल का शासक था, उन्होंने क्या है चंपात वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि यहाँ वाले क्षेत्र पे क्या हुआ था, नेपाल का राज्य हो गया था। और दूसरा यहाँ से गढ़वाल वाले जो क्षेत्र से आकर पवार शासक होते हैं, वो क्या करते हैं दूनागरी और द्वाराहाट को अपने अधीन कर देते हैं और ये टाइम पीरियड क्या था 1680 का टाइम था। इसके साथ-साथ उदयचंद के और भी मैंने आक्रमण की इसके टाइम पर डोटी नरेश ने बहुत सारे आक्रमण करे थे, 85 में करे थे, 88 में करे थे और कुछ 92 में करे हैं। तो इस तरीके से जिसमें क्या होता है कि डोटी का नरेश के कुछ यहाँ से चंद हो जाते हैं डोटी नरेश के क्षेत्र में आक्रमण करने और क डोटी नरेश आता है यहाँ पर। तो इन आक्रमणों में क्या होता है कि ये जो क्षेत्र थे, ये तो उदयचंद ने कुछ टाइम बाद अपने अधीन वापस ले लिए थे, मतलब क्षेत्र को दोबारा से जीत लिया था। लेकिन जब डोटी नरेश आता है, फिर से इन पे आक्रमण करता है, तो यहाँ पर एक क्षेत्र आता है, जिस पे क्या होता है, उदयचंद अपना अधिकार जमा लेता है। वो क्षेत्र का नाम था 1 सेकंड हाँ, खेरीगढ़, तो खेरीगढ़ वाले स्थान को क्या है उदयचंद फिर से उसको अपने अधीन कर लेता है। खेरीगढ़ जो था नेपाल वाले क्षेत्र में आता है, तो खेरीगढ़ को अपने अधीन कर लेता है और डोटी नरेश को कहता है कि मैं आपको ये क्षेत्र वापस दूँगा, आपको मुझे वार्षिक कर देना पड़ेगा। तो वार्षिक कर कौन देता था? डोटी का नरेश देता था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है डोटी यानी कि नेपाल के शासक ने क्या है न कर देने से मना कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि फिर से इनके बीच युद्ध हुआ, किसके? चंदों के और जो नेपाल का शासक था, उसके बीच युद्ध होता है, जिसके बाद ये क्या होता है, उदयचंद वहाँ पर मारा जाता है। उदयचंद के बाद जो गद्दी पे बैठता है, ज्ञानचंद होता है, ज्ञानचंद गद्दी पे बैठता है। इन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों, क्या पता भाई हो, क्या पता कोई इसी तरीके से क्या होता है, ये शासक बनते हैं। तो ज्ञानचंद बनता है, जगतचंद बनता है। जगतचंद को मैंने आपको बताया था, इसके काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में इतना ही था। तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे वाले जो भी आगे के शासक होंगे, उसके बारे में। तो इसके बाद जगतचंद के बाद आता है जो शासक आता है, उसका नाम होता है देवीचंद। देवीचंद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे आगे के शासक के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मिटा देते हैं। जहाँ दूसरी ओर प्रदीप चंद जो आता है, लास्ट में मैंने आपको यहाँ बताया था ये नाबालिग था। तो यहाँ से मैंने आपको कल क्लास क्या है, कल की क्लास में यहाँ पर खत्म कर दिया था। तो आज पहले प्रदीप चंद को देखते हैं। यहाँ पे जगत चंद का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब जो आएगा, अभी इसके टाइम पर ये जगत चंद आया है, लेकिन ये देखिए आप 1717 और यहाँ पर 1720 तो यहाँ पर अभी भी 4 साल ऑलमोस्ट कितने 3 साल जो है जगत चंद का काल रहा है। तो हम यहाँ पे जगतचंद से लिख देते हैं और यहाँ पर प्रदीप चंद की बात करते हैं। तो कुमाऊँ में स्वर्णकाल किस चंद वंश के शासक के काल को कहा जाता है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन लगाएँगे, तो ये कहा जाता है जगतचंद के काल को 1708 से 1720 तक। अगर ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में सिर्फ़ टाइम पीरियड ही रहा हो वहाँ पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। थोड़ा-सा हमारा क्या हो रहा है कि पिछली जो वंशज हैं उनका रिवीजन नहीं हुआ है। तो एक बार रिवीजन भी करना चाहिए, तो रिवीजन भी कर लेंगे हम क्लास के लास्ट में अगर हो सका तो, क्योंकि कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। बीच-बीच में क्लासेस भी कुछ टाइम के लिए क्या हो जा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है हमारा थोड़ा छूट जा रहा है, मतलब जल्दी नहीं हो पा रहा है ये। तो यहाँ पर हम बना देते हैं उत्तराखंड। ये उत्तराखंड वैसे मैंने आपको रियल जो है बना के दिखाया था। ये सिर्फ़ मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो होगा कुमाऊँ आ जाएगा, कुमाऊँ और ये हो गया गढ़वाल, गढ़वाल। मंडल तो बाद में बने हैं ये, लेकिन जो क्षेत्र है कुमाऊँ और गढ़वाल के नाम से हमने
चंदों के शासन पे ये कुमाऊँ के नाम से और ये गढ़वाल के नाम से यहाँ पर चला था। तो यहाँ पे चंद वंश में जो आपका आया था वो आया था जगत चंद, जगत चंद, जगत चंद। तो जगत चंद का टाइम पीरियड जो था वो क्या था? जगत चंद का जो था 1708 से 1720 तक क्या रहा है? जगत चंद रहा है। जबकि यहाँ पर जो आया है प्रदीप शाह आया था, प्रदीप शाह के साथ जो क्या होता है, प्रदीप शाह जो होता है वो किसका पुत्र होता है? अ जब प्रदीप शाह की मृत्यु वो सॉरी इसके फादर की मृत्यु होती है, तो उस समय क्या होता है ये नाबालिग होता है, जो पवार शासक होते हैं वहाँ पर ये नाबालिग है तो ये क्या कहते हैं शासन को अभी देखने के लायक नहीं है, मतलब योग्य नहीं है। तो इसकी जो माता होती है उनका नाम होता है जिया कनक देवी। तो जिया कनक देवी जो है इसकी माता होती है और जो माता होती है वो इनकी संरक्षिका के रूप में इसका लालन-पालन करती है और शासन में कौन रहती है? कुछ टाइम तक जिया कनक देवी रहती है। तो जो प्रदीप शाह का एक्चुअली जो टाइम पीरियड रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है जो प्रदीप शाह का एक्चुअली टाइम पीरियड है, वो है 1729 से 29-30 इस समय ये गद्दी पे बैठता है और 1772 तक ये प्रदीप शाह रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1717 से 1729 29-30 मान लेते हैं सपोज़ यहाँ पर क्या कर देते हैं 30 कर देते हैं। 30 तो यहाँ पर जो टाइम रहता है ये रहता है माता जिया कनक देवी, जिया कनक देवी। जिया कनक देवी क्या थी? इनकी माता थी, ये थी माता, माता लिख देती हूँ मैं यहाँ पर माता, माता। तो माता का काल इनका जो चला था वो 17 से 1729 के समथिंग चला था। और इसी के काल को आपने पढ़ा होगा एक रानी काल कहा जाता है। तो रानी काल किसके काल को कहा जाता था? जिया कनक देवी के रानी रानी काल कहा गया है। इनके काल को क्या कहा है? रानी काल कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा योग्य थी ये भी। इनके काल को क्या कहा है? रानी काल कहा गया है। जबकि कर्णावती को किस नाम से जाना गया है? नाग काटी रानी के नाम से क्योंकि उसने क्या कर दिया था जब शाहजहाँ का जो वो था सेनापति था, तो नजावत खां उसने आक्रमण करा था, उसने सैनिकों की नाक काट दी थी, नाक कटवा दी थी जो भी थे, पकड़े गए थे। तो उसे नाग काटी रानी के नाम से जाना जाता है और रानी काल पूछेंगे तो जी हाँ, कनक देवी का नाम आएगा यहाँ पर। तो इ इन्हीं के संबंध में कुछ तर्क लिखा है किसने? किसने लिखा था? तर्क लिखा है मोलाराम। तो मैं यहाँ आपको मोलाराम ने तर्क लिखा है। मोलाराम का एक तर्क है, वो तर्क क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा लिख देती हूँ। बरस चौपाई इस तरीके से इनका तर्क है 5 बरस। तो अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में 5 बरस बहुत लंबा तर्क है यहाँ पर जो 5 बरस वाला जो एक तर्क है वो किसका है? जिया कनक देवी के नाम से किसने लिखा है? और मोलाराम ने और इन्हीं के काल को रानी काल के नाम से जाना गया है। तो अब बात करती हूँ मैं मोलाराम की। तो मोलाराम का जब जन्म हुआ था, तो मोलाराम जो थे वो किसके थे? मोलाराम की बात करें तो मोलाराम जो थे जब 1600 जब सपो फतेहपति शाह का टाइम पीरियड था, यानी कि आपने देखा होगा फतेहपति शाह के दरबार में क्या है बहुत सारे चित्रकार रहते थे, बहुत सारे विद्वान रहते थे, बहुत सारे क्या थे लेखक थे और अलग-अलग लोग मतलब साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे उसके दरबार में रहते थे लोग। तो उसी में जो है चित्रकार आए थे जिसमें इनके जो थे पूर्वज का नाम था इनके जो पूर्वज थे केहर दास और श्यामदास। तो मोलाराम के जो पूर्वज हैं इसके जो पूर्वज वो कौन थे? केहर दास व श्यामदास। केहर दास इसको मिटा देती हूँ, ये तो आप देख लेंगे 5 बरस टाइप का जो होगा, केहर दास व श्यामदास। तो केहर दास और श्यामदास किसके थे? मोलाराम के पूर्वज थे और ये किस टाइम पे इसके दरबार में रहते थे? ये जो रहते थे
1658 के आसपास 1658 के आसपास मतलब 1658 में किसके दरबार में थे ये? ये थे गढ़ शासक के 1658 जबकि मोलाराम का क्या होता है? जन्म होता है। मोलाराम का गढ़वाल में ही जन्म होता है, गढ़वाल। ये गढ़वाल में ही जन्म होता है, जन्म गढ़वाल में ही जन्म होता है। कब होता है? 1773 में, सॉरी 1753 में। 1753 में क्या होता है? मोलाराम का जन्म हुआ था गढ़वाल में ही। तो मोलाराम का जब जन्म हुआ था 1753 में हुआ था और गढ़वाल के श्रीनगर। तो जो ये केहर दास थे और वो ये किसान दास थे, ये क्या थे? दरबारी चित्रकार थे, किसके? फतेहपति शाह के दरबार में। तो जब ये वहाँ से कहीं से आकर यहाँ बसे तो ये गढ़वाल क्षेत्र में ही रहते थे और यहीं पे मोलाराम का जन्म होता है। मोलाराम क्या होते हैं? एक बहुत ही योग्य चित्रकार होते हैं। उन्होंने क्या है काफ़ी टाइम तक गढ़वाल क्षेत्र पे रहते हुए यानी कि पवार शासक के दरबार में ही रहते हुए क्या करी है? वहाँ पर चित्रकारी करी है। तो मोलाराम का जब जन्म हुआ यहाँ पर ये रहते थे श्रीनगर में, श्रीनगर में कौन रहते थे? केहरदास श्यामदास रहते थे, मोलाराम के पूर्वज थे और इनका जन्म 1753 में हुआ था। तो मोलाराम की बात करें तो हम यहाँ पर किसने रानीकाल कहा है? मोलाराम ने रानीकाल कहा है और एक तर्क दिया था 5 बरस वाला, वो भी मोलाराम ने ही इनके बारे में कहा है। तो यहाँ पर 1658 में जो थे केहरदास श्यामदास फतेहपति शाह के दरबार में थे, इनके पूर्वज के फॉर्म में और यहाँ पर इनका जन्म हो जाता है मोलाराम का गढ़वाल क्षेत्र के और गढ़वाल क्षेत्र में ही रहते-रहते इन्हें चित्रकारी का ही फिर से शौक इनको भी शौक चढ़ता है, तो यहाँ पे ये भी चित्रकारी करते हैं और 1753 में इनका जन्म होता है। अब ये चित्रकारी में क्या-क्या करते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा-सा मोलाराम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ये जो रानीकाल कहा गया वो किसने कहा था? तो रानीकाल अब देखिए मोलाराम जो थे मोलाराम तो बाद में आए क्योंकि ये तब तो प्रदीप शाह का शासन आ गया था। तो प्रदीप शाह के शासन में मोलाराम का जन्म होता है। तो यहाँ पे मैं मोलाराम का जन्म लिख देती हूँ। लेकिन जब जन्म हुआ तो ये जिया कनक देवी थी। मतलब क्या होता है कि ये शासन में नहीं थी लेकिन ये थी। तो इनके बारे में तर्क मोलाराम ने कहा है और रानीकाल किसे कहा गया है? रानीकाल कहा गया है इनको, इनके काल को। मोलाराम ने कहा था ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा-सा मोलाराम के बारे में। फिर मैं प्रदीप शाह के बारे में अच्छे से आपको यहाँ समझाऊँगी। तो मोलाराम का जो जन्म होता है वो कब होता है? जन्म जन्म होता है 1753 में क्या होता है? मोलाराम का जन्म होता है। सॉरी 1743 में होता है, ये थोड़ा-सा गलत हो गया है। 1743 में क्या होता है? मोलाराम का जन्म होता है, कहाँ पर होता है? गढ़वाल में। गढ़वाल में ही इनका जन्म होता है, यानी कि श्रीनगर के दरबार में ही, श्रीनगर में ही और इन क्या था, इन्होंने जो अपनी जो भी कहते हैं, किसी भी चीज़ को करने की क्या होती है, एक विद्या सीखी जाती है मतलब गुरु होते हैं, जैसे हमने अपनी स्टडी करी है, तो हम स्कूल गए हैं, तो हमारे वहाँ पे क्या थे अध्यापक थे, वो हमारे गुरु थे। इसी तरीके से इन्होंने जो है अपने चित्रकारी में और अपने जीवन में जो-जो सीखा, ये विद्वान भी रहे हैं, इन्होंने 3 भाषाओं में क्या है पुस्तकें भी लिखी हैं। मोलाराम क्या थे, एक विद्वान भी थे और एक चित्रकार भी थे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनको विद्वान और चित्रकार। चित्रकार। तो ये मोलाराम जो थे एक विद्वान भी थे और चित्रकार भी थे। तो इन्होंने जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1743 में, कहाँ पर? 1743 में गढ़वाल वाले क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने क्या है जो अपनी शिक्षा ली है वो किससे ली है? हुँ। अपनी जो ये विद्वान से रिलेटेड जो शिक्षा ली है और एक चित्रकला से रिलेटेड। तो इनकी जो यहाँ पर विद्वान में गुरु रही हैं, वो इनकी माता रही हैं, माता का नाम क्या है? और यहाँ पे चित्रकारी में जो गुरु रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये चित्रकला जो इन्होंने सीखी थी, वो सीखी थी राम सिंह से, राम सिंह। हुँ। इनके गुरु का नाम क्या था? राम सिंह था और माता का नाम था रामो देवी। तो अच्छे से याद कर सकते हैं आप रामो देवी किसका नाम था? रामो देवी था इनकी माता का नाम और राम सिंह से इन्होंने चित्रकला सीखी। तो यहाँ पे देख लेंगे मोलाराम के बारे में।
और इन्होंने जो विद्वान थे तो इन्होंने क्या है 3 भाषाओं में क्या है अपनी पुस्तकें लिखी हैं। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें वो कितनी भाषाओं में लिखी है? इनकी जो भाषाएँ थी वो 3 थी। तो 3 भाषा कौन-कौन सी थी? संस्कृत थी, हिंदी थी और यहाँ पर इन्होंने एक भाषा का और यूज़ करा है। ये संस्कृत, फ़ारसी व हिंदी के अच्छे विद्वान थे। मतलब इन्होंने जो विद्वान की शिक्षा ली थी वो किस-किस भाषा में इनकी पुस्तकें लिखी है। तो विद्वान रहे किसके? विद्वान रहे किसमें? संस्कृत और हिंदी और तीसरी थी फ़ारसी। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे। इन्होंने जो टोटल जो हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी मतलब जितनी भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या 25 है। तो उनकी संख्या कितनी है? 25 है। टोटल कितनी है इनकी संख्या? 25 यानी कि 25 इन्होंने क्या लिखी है? रचनाएँ की हैं। रचनाओं की संख्या क्या है? रचनाएँ जो हैं इनकी कितनी है? 25 है रचनाएँ। 25 क्या है रचनाओं की संख्या है इनकी और इन्होंने एक ब्रज भाषा में भी लिखी है, तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे ब्रज भाषा में एक जो है इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखी है, वो किसके ऊपर लिखी है? गढ़वाल क्षेत्र के ऊपर लिखी है इन्होंने ब्रज भाषा में। उसे कहते हैं गढ़ राजवंश। तो गढ़ राजवंश से जो ब्रज भाषा में जो पुस्तक लिखी गई है, वो किसने लिखी है? मोलाराम ने लिखी है। मोलाराम जो है संस्कृत, हिंदी और फारसी के अच्छे विद्वान थे। सिर्फ़ एक इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, उसे कहते हैं गणराज जी के नाम से जाना जाता है और इनकी रचनाओं की संख्या कितनी है? 25 इनकी रचनाओं की संख्या थी। इसके अलावा इन्होंने क्या करी है, अब ये पेंटिंग्स में यानी कि चित्रकारी में, ये तो बात हो गई थी विद्वानी की। अब बात करते हैं चित्रकारी में, तो चित्रकारी में इन्होंने क्या-क्या करा है? तो चित्रकारी में इन्होंने जो है बहुत ही अलग-अलग उम्दा जो भी थी इनकी चित्रकारी थी। उसको जो चित्रकारी थी उन्हें कौन विश्व स्तर पे जो विख्याति यानी कि विख्याति नहीं, ख्याति दिलाते हैं। तो ख्याति दिलाते हैं वो होते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो इनको चित्रकारों को देखते हैं वो कहते हैं भाई इनके अंदर तो बहुत टैलेंट है और ये सबको दिखाना चाहिए मतलब लोगों के सामने आना चाहिए। तो इन्हें विश्व स्तर पर जो भी चित्रकारी को कहते हैं ख्याति दिलाते हैं या उपलब्धि दिलाते हैं, वो कौन दिलाते हैं? बैरिस्टर मुकुंद लाल। तो गढ़वाल पेंटिंग्स में इनकी चित्रकारी के बारे में देखने को मिलता है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स में इनकी चित्रकारी के बारे में देखने को मिलता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो ये विद्वानी का रहा था। एक बार मैं गढ़वाल पेंटिंग्स के रिलेटेड लिख देती हूँ थोड़ा-सा। इसके अलावा जो इनकी हिंदी और फ़ारसी और ये सारी भाषाओं में जो लिखी है, उनके नाम मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लिख देती हूँ, ये आप याद कर लेना। ब्रज भाषा में जो गढ़ राजवंश ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है और ये मोलाराम ने यहाँ पर लिखी है। तो 25 इनकी टोटल संख्याएँ हैं। 25 कितनी है इनकी टोटल जो संख्या है, वो कितनी है? इनकी रचनाओं की 25 है। तो श्रीनगर दुर्दशा इन्होंने कौन-कौन सी रचनाएँ की है उनके बारे में लिखेंगे तो श्रीनगर दुर्दशा। तो मेन मैं आपको लिख देती हूँ महत्वपूर्ण रचनाएँ महत्वपूर्ण। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं श्रीनगर दुर्दशा है और दूसरी यहाँ पर आ गई मनमथ सागर। श्रीनगर दुर्दशा, मनमथ सागर, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद। तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने करा था? वो भी मोलाराम ने ही करा था। ऋतु वर्णन यानी कि ऋतु
वो वाली ऋतु नहीं, ये वाली ऋतु वर्णन यानी कि ऋतु एक जो होती है ये ऋतु यानी कि जो भी हमारा मौसम आता है उसे ऋतु कहते हैं। तो ऋतु वर्णन यानी कि मौसम के ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी थी, उसका नाम था ऋतु वर्णन। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद जो करा था, वो किसने करा है? हिंदी में अनुवाद इन्होंने अपने औरों ने भी करा होगा, इन्होंने भी हिंदी में अनुवाद करा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, वो है कालिदास की रचना। कालिदास की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने करा था? मौला राम ने करा है। श्रीनगर दुर्दशा, श्रीनगर में रहते थे, तो आप इज़िली तरीके से यहाँ याद कर सकते हैं। श्रीनगर में इनका जन्म हुआ, तो इन्होंने क्या लिखी है? श्रीनगर दुर्दशा लिखी है। दूसरा मनमथ सागर, मनमथ सागर को आपको याद रखना सागर की तरह से याद रखना पड़ेगा। इनकी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे चित्रकार थे, मतलब क्या थे, इनका एक नाम है, तो सागर की तरह इनका नाम था, तो मनमथ सागर इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा था। उनकी रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी का अनुवाद भी किसने करा है? मौला राम ने करा है और साथ ही ऋतु वर्णन भी किसने करी है? ये भी लिखी है किसने? मौला राम ने। तो मौला राम की ये कुछ-कुछ महत्वपूर्ण क्या है? रचनाएँ, बाकी और भी रचनाएँ होंगी और साथ ही साथ आप आप गणराज्य के बारे में गढ़ राजवंश के बारे में जानेंगे तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और वो मौला राम ने लिखी है। इसके साथ-साथ इन्होंने चित्रकारी में क्या है? गढ़वाल पेंटिंग्स क्या है? वो बोस्टन म्यूज़ियम में लिखी हुई है, मतलब बोस्टन म्यूज़ियम में इसके बारे में क्या होता है? प्रदर्शित होता है। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है? गढ़वाल पेंटिंग्स के बारे में गढ़वाल पेंटिंग्स में जो है इनकी गैलरी जो गढ़वाल पेंटिंग्स है, इनकी जो चित्रकारी वहाँ पर देखने को मिलती है। बैरिस्टर मुकुंदलाल इन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दिलाते हैं। तो इतना आपने जान लिया होगा, यहाँ पर गढ़वाल पेंटिंग्स के बारे में लिख देती हूँ। जो म्यूज़ियम था वहाँ पर म्यूज़ियम की बात करेंगे तो म्यूज़ियम ये तो था। चित्रकारी की बात करते हैं तो चित्रकारी में ये तो विद्वान रहे थे, अभी यहाँ पर चित्रकारी में बात करते हैं तो चित्र चित्रकारी इनकी चित्रकारी जो थी बहुत ही ज़्यादा उम्दा चित्रकारी थी, बहुत ही अच्छे चित्र ये क्या करते थे चित्रकारी करते थे। तो इनसे जो मिले थे वो मिले थे कौन मिले थे? बैरिस्टर मुखुंदीलाल मिले उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इनके चित्रों से। तो इन्होंने विश्व स्तर पर चित्रकारी को विश्व स्तर पर जो इनकी चित्र मिलती है मतलब चित्रकारी जिसमें मिलती है वो उसका नाम है गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स। तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो है वो किसकी पुस्तक है वो मतलब जो पेंटिंग गढ़वाल पेंटिंग्स में इनकी चित्रकारी देखने को मिलती है और ये जो है ये किसकी रचना है? ये है बैरिस्टर मुकुंदलाल की। ये थी बैरिस्टर मुकुंदी मैं इनके बारे में आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि क्या हो जाएगा अभी बहुत ज़्यादा हम शासकों से हटकर इनके उसमें आ जाएँगे, तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं अभी इन्हीं को यहीं रहने देते हैं। इनके बारे में सिर्फ़ इतना ही जानते हैं कि बैरिस्टर मुकुंदराम ने इन्हें विश्व स्तर पर क्या दिखाई थी? ख्याति दिलाई थी। विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई किसने? बैरिस्टर मुकुंदलाल में। तो इनकी रचना है गढ़वाल पेंटिंग्स विश्व स्तर पर ख्याति स्तर पर ख्याति यानी कि प्रसिद्ध करा इन्हें। तो ये जो विश्व स्तर पे ख्याति थी, तो इनकी जो गढ़वाल पेंटिंग्स है, वो कहाँ पर है? वो है जो आपकी बोस्टन गैलरी है, जो बोस्टन गैलरी है यानी कि बोस्टन म्यूज़ियम है सॉरी। तो विश्व स्तर की एक गैलरी है बोस्टन म्यूज़ियम, वहाँ पर गढ़वाल पेंटिंग्स जो पुस्तक है उसमें इन्होंने ख्याति दिलाई थी बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो कहाँ पर है ये? ये लिखिए ये है ये है आपका बोस्टर म्यूज़ियम म्यूज़ियम ये आपको दिख रहा होगा, ये ना बहुत ही ज़्यादा हल्का चल रहा है अभी।
तो बोस्टन म्यूज़ियम में जो है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के बारे में वहाँ पे लिखा वहाँ पर गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक क्या है, रखी गई है। तो और उसमें जो है मोराराम के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर विश्व स्तर पे ख्याति किसने दिलाई थी? वहाँ पर जो ये रखी गई थी गढ़वाल पेंटिंग्स तो उनका नाम आया मोलाराम के चित्रों का। तो जो मोलाराम के चित्रों को आपका पूछ सकता है कि किसमें देखने को मिलती है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स में मिल जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? सपोज़ क्वेश्चन आ गया कि गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है? गढ़वाल पेंटिंग्स जो रचना है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है, लेकिन इसमें जो चित्रकारी है वो मोलाराम के बारे में इन्होंने प्रदर्शित करा है, वहाँ पर इनकी विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई थी। कहाँ पर है ये? ये है बोस्टन म्यूज़ियम में गढ़वाल पेंटिंग्स के बारे में देखने को मिलता है। तो हमारा इतना मोलाराम के बारे में आज हो गया था। अब देखते हैं हम आगे की ओर, अभी जो है अभी थोड़ा टाइम है तो कर लेते हैं थोड़ा-सा आगे। तो ये मोलाराम के बारे में आप जान गए होंगे, मोलाराम का जो जन्म था 1443 में हुआ था, गढ़वाल में हुआ था, विद्वान भी थे और चित्रकार भी थे। विद्वान इन्होंने जो थी विद्वानी की जो भी कला सीखी थी वो रामो देवी इनकी माता के से सीखी थी और चित्रकारी जो सीखी थी राम सिंह से सीखी थी। उनके गुरु का नाम था राम सिंह। राम सिंह इनके क्या थे? गुरु का नाम था राम सिंह और इनसे सीखा था। फिर इन्हें जो विद्वान में इन्होंने क्या थी 3 भाषाओं को यूज़ किया है। वो भाषाएँ हैं संस्कृत, हिंदी और फ़ारसी भाषा में इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं, जिसमें इन्होंने 25 रचनाएँ लगभग लिख चुके हैं और इनकी जो एक रचना अलग से ब्रज भाषा में वो गढ़ राजवंश के नाम से जानी जाती है। गढ़ राजवंश के नाम से एक ब्रज भाषा में भी लिखी हुई रचना है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है उनकी। इसके अलावा उन्होंने और रचनाएँ जो हिंदी, फ़ारसी और उसमें लिखी है जिसमें आ जाता है आपका श्रीनगर दुर्दशा आ जाता है, मनमथ सागर आ जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद हो गया, ऋतु और क्या कहते हैं उसे ऋतु वर्णन के नाम से भी आपको एक इनकी पुस्तक देखने को मिलेगी। तो ये थे मोलाराम के बारे में। विद्वान चित्रकारी में यहाँ गढ़वाल पेंटिंग से इनकी चित्रकारी का देखने को मिलता है, विश्व स्तर पे ख्याति दिलाई थी बेशटर मुकुंदी लाल ने। तो इतना हमारा आज मोलाराम के बारे में कंप्लीट हो गया है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोलाराम से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर न ये चीज़ को आप माइंड में रखेंगे और इससे थोड़ा-सा रिवीज़न भी करते रहेंगे। तो बाकी जो कुछ-कुछ क्या होता है कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या होगा कुछ-कुछ लोगों के नाम आएँगे बीच में। तो जैसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे, एक कहानी की तरह कवर करेंगे। तो कहानी की तरह हम जैसे कवर कर रहे हैं, इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। तो जैसे जो बीच में छूट जाएँगे, उनको मैं अलग से करा दूँगी। ये होता है कि कुछ लोग छूट भी जाते हैं। तो एक बार जब हम सब कवर कर देंगे तो उनको भी देख लेंगे। वैसे मैं लगभग जो है मैं ये कोशिश करूँगी कि जितने भी व्यक्तियों के नाम बीच में आएँगे उनके बारे में यहाँ पे बताती चलूँ। तो ये हमारा मोलाराम के बारे में हो गया। अब करते हैं जय कीर्ति शाह सॉरी प्रदीप शाह के बारे में आप देखते हैं आगे की ओर। इनका जन्म तो इनके बाद ही हुआ था, इनके शासन के बाद, लेकिन इन्हें जिया कनक देवी को क्या कहा गया है, रानी काल के नाम से किसने कहा है? इसने। और 500 बरस का जो तर्क दिया था, वो भी मोलाराम ने दिया था। तो अब चलते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं प्रदीप शाह का काल। हुँ। तो रानी काल में क्या होता है कि आपके यहाँ पे जगत चंद चल रहा है, जगत चंद के बाद क्या आएगा, देवी चंद आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, जगत चंद मैंने आपको पढ़ा गया था स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जगत चंद के काल को कहा जाता है। यहाँ पर जो अगला शासक आता है वो होता है देवी चंद। यहाँ पर कौन-सा आता है? देवी चंद आता है चंद वंश में। चंद्रवंश में जो अगला शासक आएगा उसका नाम होगा देवीचंद 20 से 26 तक रहता है। ये क्या आता है? 20 से 26 तक, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 1720 से 1726 तक। अब इसने भी क्या करा था ना कि जब रानी काल चल रहा था 1720 में, तो अभी रानी काल ही चल रहा है, तो 1720 में क्या है, इसने भी यहाँ पर क्या करा था, आक्रमण करा था। तो यहाँ पर देवी चंद का आक्रमण हुआ था गणराज्य पर।
यहाँ पर गढ़ राज्य पर, तो देवी चंद का आक्रमण हुआ गढ़ राज्य पर यहाँ पर। तो इसने जो है देवी चंद ने कौन-सा क्षेत्र जीत लिया था? इसने जो रानी काल में जीता था वो था क्षेत्र जो जीता यहाँ पर पवार विशिष्ट चंद, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पवार रानी काल में हुआ, विशिष्ट चंद कौन था? देवीचंद था, देवीचंद, देवीचंद। तो यहाँ पे क्या होते हैं? चंद विजयी हो जाते हैं और पवार क्या होते हैं? हार जाते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है, जो जीत लेता है, रणचूला खेत। सॉरी, रणचूला कोट है ये, खेत बना दिया मैंने इसको। रणचूला कोट। जैसे सिमरा कोट था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे यहाँ पे थी, ऐसे ही यहाँ क्या है? रणचूला कोट है, देवीचंद का आगमन होता है और यहाँ पर ये क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं। फिर से एक और युद्ध होता है जिसमें क्या होता है? पवार शासक होते हैं, पवार शासक होते हैं और विशेष यहाँ पे क्या होता है? चंद शासक होता है जिसमें क्या होता है? देवीचंद ही रहता है। दोबारा जो देवीचंद का फिर से युद्ध होता है। ये स्थान कौन-सा होता है? ये जो स्थान था ये कौन-सा था? मड़ाई, मड़ाई, मड़ाई। तो रानी काल में क्या होता है? 2 बार चंदों के साथ युद्ध हुआ है, जिसमें क्या होता है? ये विजयी हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। तो चंद विजयी जो होते हैं पहले वाले में हुए थे, देवीचंद विजयी जो हुआ था, रणचूला कोट वाले स्थान पर हुआ था, जबकि जो मड़ाई वाले स्थान पर क्या होता है? चंद और पवारों के बीच युद्ध होता है, उसमें क्या होती है? जिया रा कनक देवी क्या होती है? जीत जाती है और देवीचंद हार जाता है। तो इसके बाद जो होता है ये वाला इसके बाद आता है प्रदीप चंद का काल आ जाएगा। अब मैं प्रदीप चंद के काल के बारे में बताऊँगी कि इसके टाइम पर क्या-क्या हुआ था। तो हम रानी काल को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और अब चलते हैं प्रदीप चंद के बारे में। तो प्रदीप चंद की बात करेंगे तो इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे सिर्फ़ प्रदीप चंद के बारे में। तो पृथ्वी चंद के बारे में जो थी 2 महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण बात हुई थी कि क्या हुआ था इसके जो वो थे मतलब जो भी पद थे मतलब लोगों को रखा जाता था, तो इसके जो शासन में थे 2 पदों में ये क्या हो गए थे विभक्त हो गए थे। 2 तो इनके टाइम पे क्या थे 2 पदों में विभक्त हो गए थे जिसमें राजपूत दल और खसिया दल थे। राजपूत दल और यहाँ पे खसिया दल। राजपूत दल और खसिया दल। यहाँ पर जो है दल में मतलब जो पद पे रखे जाते थे वो उच्च लोगों को रखा जाता था। उच्च पद पर राजपूत दल वाले लोगों को रखा जाता था। ये थे हिमालय क्षेत्र के हिमालय इससे नहीं लिखती हूँ, अब मैं लिख देती हूँ इसी से। क्षेत्र से आए हिमालय क्षेत्र से आकर बसे जो थे। आकर बसे। तो जो हिमालय क्षेत्र से आकर बचे थे, उन्हें क्या कहते थे उन्हें उच्च पद पर रख दिया जाता था राजपूत दल में और दूसरा जो था खसिया दल यहाँ पर क्या थे निम्न वर्ग के लोगों को रखा जाता था। निम्न वर्ग के लोगों को रखा जाता था के लोग और यहाँ पर निम्न पद इन्हें निम्न पद रखा गया था। निम्न पद यानी कि निम्न पद पर रखा जाता था और कुछ राजपूत ब्राह्मण और खस लोगों को रखा जाता था। तो ये इनके टाइम की बात है, जब क्या है 2 पदों में ये होता है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर देवीचंद का टाइम पीरियड आ जाता है, तो यहाँ पर 1729 और 30 का टाइम चल रहा था और यहाँ पर क्या हो गया था जब मैं अभी प्रदीप चंद्र की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो देवीचंद होता है, देवीचंद का टाइम भी क्या होता है, ये होता है निसंतान, ये होता है निसंतान। निसंतान होता है तो अगला शासक जो बनेगा उसका नाम होगा कल्याण चंद। कल्याण चंद अभी कैसे बनेगा ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी इसके बारे में। तो जो कल्याण चंद होता है ये प्रदीप चंद के साथ क्या होते हैं इसके मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। मैत्रीपूर्ण संबंध
यानी कि ये इसे क्या मानता है? भाई मानता है, ये इसे भाई मानता है, तो ये कल्याण चंद इसके प्रदीप चंद्र के दरबार में जाता है और प्रदा दरबार में जाता नहीं है, अपने 2 दूत को भेजता है। कौन भेजता है? कल्याण चंद भेजता है और कुछ भेंट और उपहार भेजता है। भेंट या उपहार किसके दरबार में भेजता है? इसके प्रदीप चंद्र के दरबार में भेजता है। तो बदले में क्या होता है? ये भी इसके दरबार में क्या होते हैं? अपने दूतों के द्वारा क्या आते हैं? भेंट या उपहारों को भेजते हैं। तो इसके जो दूत थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था बंधामित्र और लक्ष्मीधर। बंधामित्र, तो जो इसने भेजे थे उनका नाम क्या था? बंधामित्र। बंधामित्र मैं खाली यहाँ लिख रही हूँ, व लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर, ये जो थे, ये क्या थे? ये थे इसके दूत। तो पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बंधामित्र और लक्ष्मीधर किसके दरबार में गए थे? तो बंधामित्र और लक्ष्मीधर जो थे कल्याण चंद्र के द्वारा गए थे, यानी कि कल्याण चंद्र ने अपने दूतों को किसके दरबार में भेजा था? प्रदीप चंद्र के, क्योंकि इसे क्या मानता था? भाई मानता था, तो उपहार भेजी इसने और किसके हाथ भेजे थे? बंधामित्र और लक्ष्मीधर के हाथ भेजे थे। बदले में क्या होता है? प्रदीप चंद्र को पता चलता है कि हाँ, मेरे लिए भेजा है, तो वो भी अपने कुछ लोगों के द्वारा क्या है, उसके वापस भेंट भेजता है। इसके साथ-साथ क्या होते हैं, इनके जो होते हैं संबंध बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। ये जब रोहिला आक्रमण होता है, कल्याण चंद्र के टाइम पर रोहिला आक्रमण होगा, 2 टाइम आक्रमण होगा, उसमें कौन सहायता करता है? प्रदीप चंद्र सहायता करता है। तो ये रोहिला आक्रमण क्या होता है कि यहाँ पर कुमाऊँ वाले क्षेत्र में रोहिला आक्रमण अब स्टार्ट हो जाएगा। रोहिला आएँगे, फिर उसके बाद जो और लोग होंगे वो भी आएँगे यहाँ पर। फिर 1740 का टाइम आता है, जैसे यहाँ कुमाऊँ वाले क्षेत्र में रोहिला आक्रमण हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा? रोहिला आक्रमण, आक्रमण हुआ था कुमाऊँ वाले क्षेत्र में और यहाँ पर भी रोहिला आक्रमण हुआ था, यहाँ पर भी रोहिला आक्रमण था। अब यहाँ पर रोहिला आक्रमण कब हुआ? तो रोहिला आक्रमण जो हुआ था यहाँ पर 1717 से 1700 1772, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये रोहिला यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर भी आक्रमण करते हैं, तो सहारनपुर में वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये जो सहारनपुर वाले क्षेत्र को कब अधीन करते हैं? 1740 में। तो रोहिलाओं के अधीन आ गया था 1740 में। 1740 में क्या होता है कि सहारनपुर वाला क्षेत्र रोहिलाओं के अधीन आ गया था, गढ़वाल क्षेत्र पर जो आक्रमण हुआ था। और 1700 ये जो क्षेत्र था, ये फिर से ही गढ़वाल क्षेत्र के अधीन आ गया था। ये जो था, ये था 1757 में क्या होता है, यहाँ पर इनके अधीन आ जाता है। तो आप उससे पूछ सकता है कि गढ़ क्षेत्र में रोहिला आक्रमण कब हुआ था? 1740 में रोहिलाओं ने आक्रमण करा था और 1757 में अपना-अपना क्षेत्र वापस ले लिया था। तो रोहिला आक्रमण कब हुआ गढ़ क्षेत्र में? भेंट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये जो दूत गए थे इसके दरबार में और इसने भी कुछ उपहार किसको भेजे थे? कल्याण चंद्र को भेजे थे। पत्र व उपहार भेजा था, पत्र भेजा था और उपहार भेजा था। यहाँ पे ही पत्र और उपहार भेजा था। रोहिला आक्रमण जो होता है वो होता है 1740 में, 1740 में। सहारनपुर अधीन कर लेते हैं ये रोहिला, हैं? और 1757 की बात आती है, तो 1757 की बात आती है, तो ये पुनः सहारनपुर और ये देहरादून वाला क्षेत्र क्या होता है? एक ही होता है। तो पुनः किसके अधीन आ जाता है? पुनः पवारों के अधीन, अंतर्गत। यानी कि पवारों के क्षेत्र अंतर्गत। तो किसमें आता है? फिर से ये जो आता है, देखो पहले 1740 में किसका आक्रमण होता है? रोहिला आक्रमण होता है। ये 1740 में सहारनपुर को अपने अधीन कर लेते हैं रोहिला वाले और 1757 में क्या होता है? फिर से पवार शासक जाता है, वहाँ रोहिलाओं को खदेड़ देता है और अपना क्षेत्र वापस ले लेता है। तो इतना ही था किसके बारे में? प्रदीप शाह के बारे में। प्रदीप शाह के बाद ये कि जो था, इसके जो थे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी माता के टाइम पर देवी चंद्र के साथ क्या रहे थे, इसके संबंध जो थे कटुतापूर्ण रहे थे। देवी चंद्र ने आक्रमण करा था और यहाँ पे कल्याण चंद्र का रहा था। कल्याण
कल्याण चंद ने मित्रता वाले संबंध स्थापित करे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 में खत्म हो जाता है देवीचंद, फिर नहीं सॉरी कल्याण चंद का टाइम पीरियड मैं आपको बताई थी एक बार। 30 से 47 तक, तो 30 से 47 तक जब ये यहाँ पर गिरता है तो 1730 से 1747 तक कौन रहता है? कल्याण चंद रहेगा। अब ये 47 है और यहाँ पर क्या आता है? 72 है। तो इसके बाद जो शासक बनेगा उसके साथ भी इसके कटुतापूर्ण संबंध रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रदीप शाह के बारे में बता दिया है। कल जो है कल्याण चंद और देवी चंद के बारे में हम देखेंगे और जो अगले शासक होंगे आपस में इनकी क्या बात रही उनकी बात में देखेंगे। फिर क्या होगा प्रदीप शाह के बाद जो भी शासक आएगा, जय कीर्ति शाह आएगा या ललित शाह आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।